हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो से पहले अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो डाल चुका हूँ जो हम हिंदी इसकी मैंने फर्स्ट इकाई मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं और वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। हम इसमें संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे और उनकी जो चुनौतियाँ होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? सबसे बड़ी बात, संप्रेषण होता क्या? हम जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इसे संप्रेषण कहते हैं। मैं अपने बात विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसको संप्रेषण करते हैं। जो मेरे विचार है, संदेश है वो, तो वो संदेश कहलाएगा। और जो मेरे किस माध्यम से है, मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो ये हमारा माध्यम हो जाएगा। और आप प्राप्त करता हो, आप किस तरह उसको प्राप्त करते हो, किस तरह मेरी इन बातों को समझते अंडरस्टैंड करते हो, वो आप प्राप्त करता हो। और आपको ये समझने के बाद कितना समझ आता है, आप कमेंट करते हो, तो ये मेरा फीडबैक हुआ कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि संप्रेषण जो हम बातचीत करते हो कितने प्रकार, हम एक मौखिक रूप से करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, एक अमौखिक रूप से करते हैं जो मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते, वो जो इशारों में बात करते हैं, एक लिखित में करते हैं। जैसे यहाँ भी लिखित है, हम दो प्रकार से यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि हम तीनों प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ, मैं आपको इशारा पेन के माध्यम से इशारा दे के भी बता रहा हूँ, और मैं आपको ये जितना भी लिखा हुआ है उसके माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो मौखिक संप्रेषण होता क्या है? मौखिक संप्रेषण सिंपल बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, वो मौखिक है, वो मौखिक संप्रेषण है। जब भी हम पढ़ लेते हैं, मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है। बस बात खत्म है, यही है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। हालांकि हम आमने सामने हैं नहीं, परंतु जब भी हम किसी माध्यम से आमने सामने, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरी वॉइस को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये एक मौखिक है। यानी आप हम दोनों के बीच में एक मौखिक संप्रेषण हो रहा है। एंड हमारा मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या है? तो मेन पॉइंट हमारा आता है मौखिक संप्रेषण के लाभ। वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। यानी जो भ्रम वाली स्थिति जो पैदा होती है ना, वक्ता जो भ्रम अपने संदेश के प्रति भ्रम में होता है, उसको तुरंत ही स्पष्ट कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मैं बोलूँ कि ताजमहल सबसे बड़ा है, ठीक है ना। मैं बोलूँ ताजमहल तो दुनिया का नंबर 1 है। तो हालांकि नंबर 7 में से एक ये भी है अजूबे में से, पर मैं ये बोलूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर में। पर ये जो मेरी भ्रम है, और कोई बोल दे नहीं ताजमहल भी अच्छा है, परंतु लंदन का जो ब्रिज है वो बहुत अच्छा है। दुनिया जितनी बड़ी है तो उतने उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलेंगे। यहाँ पे हमारा भ्रम की स्थिति जो होती है, ठीक, वो हट जाती है, उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी उसको हटा दिया जाता है कि भ्रम की जो स्थिति है उसको मिटा दिया जाता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है कि वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया है, तो वह उसे पुनः संप्रेषित कर सकता है। मैं मान सकता हूँ, अगर मेरी इन बातों को आप तक सही से समझ नहीं पा रहे, तो आप कमेंट करिएगा, फीडबैक मुझे दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से समझाने की, फिर से शुरू करूँ, संप्रेषित करूँ। तो उसको हम पुनः करिए कह सकते हैं। वक्ता इससे संदेश प्राप्त करता के भावना व विश्वासों में बदलाव ला सकता है। यानी जो प्राप्त करता है, जो मेरी बातों को प्राप्त करता है, मेरे संदेशों को प्राप्त करता है, उसके मन जो है, मन की भावना जो है, विश्वास जो है, इसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। मौखिक संदेश लिखित संदेश के बजाय अल्प समय में प्रसंगित किया जाता है। जो मौखिक संदेश है, हम तो बोल के बदल भी सकते हैं, नहीं मैंने ये नहीं बोला। मैं आपको बोल दूं कि भाई नहीं, क्रिस गेल तो रेसलिंग फाइटिंग करता है, क्रिस गेल तो फाइटिंग करता है, ठीक। और वही मैं बात आपको लिख के दे दूँ कि क्रिस गेल फाइटिंग करता है, ठीक। तो आप उसको प्रमाणित कर सकते हो कि हाँ भाई क्रिस गेल तो क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो आपने, और यहाँ क्या होगा कि जैसा हम अगर कोई मौखिक रूप से बोला कि क्रिस गेल फाइटिंग करता है, पर आप बोलते हैं कि नहीं क्रिस गेल वो क्रिकेट खेलता है, तो मैं यहाँ पे मुखर भी जाऊँगा कि नहीं मैंने भी बोला था क्रिस गेल तो क्रिकेट खेलता है। वही बात अगर हम लिख के दें तो हम यहाँ पे झूठे साबित हो सकते हैं और हम में कुछ परिवर्तन भी आ सकता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौखिक संप्रेषण की सीमाएं क्या होती है। मतलब अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी होगी, कुछ लिमिटेशन भी होगी। यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है, यानी मैं बोलने में मेरे में अगर कोई स्किल नहीं है, कोई अच्छी सी स्किल नहीं है, तो आप तक उस बातों को स्पष्ट समझाना मेरे ख्याल से तो नामुमकिन ही है।
कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, यानी जो ऑफिशियल दृष्टि देखा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता कि बोल के हम कोई सी भी बातों को ठुकरा सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, मैंने तो ये बोला ही नहीं, यही। ठीक। मौखिक संप्रेषण के माध्यम दो भाग होते हैं, एक परंपरागत माध्यम होता है जिसमें हम कह सकते हैं, और एक आधुनिक माध्यम होता है। परंपरागत माध्यम में क्या होता था कि जैसे हम आज के समय में क्या है कि हमारे मम्मी दादी दादी सब हुई और लोग गीत गाते हैं, लोक नृत्य लोक कथा ये सब कर नाटक करते हैं, ये हमारी परंपरागत माध्यम है जिसमें हम परंपराओं से हम कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं। जैसे हम रामायण के विषय में जो दुहाई होती है वो हम भी लोक कथा हो गई, वो दुनिया गाती है, हमारे नाना नानी दादा दादी कुछ कहानी कहावत कथाएँ गाते हैं जो हमें हालांकि समझ तो आता है पर बोला नहीं जाता है वो। तो ये परंपरागत माध्यम से आता है जो परंपराओं से चली है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और एक आधुनिक माध्यम होता है जो आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, रेडियो इंटरनेट किसी भी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए। एंड हमारा सेकंड पॉइंट होता है आभासी यानी अमौखिक संप्रेषण। इसमें क्या आता है कि किस प्रक्रिया में चिन्हों संकेतों प्रतीक हाव भाव आदि का उपयोग, यानी हाव भाव का हम सहारा लेते हैं किसी संकेत का, किसी प्रतीकों को, चिन्हों का माध्यम से प्रक्रियाओं, मतलब इसमें हाव भाव हुआ, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक। जो बोलने में असमर्थ वाले बच्चे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और आपने देखा होगा जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो ब्रेन लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेन लिपि का जिसमें 6 डॉट होते हैं, उसके माध्यम से वो पढ़ना सीखते हैं। ठीक। और हमारा तीसरा आता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलती जितनी जल्दी मौखिक में। मैंने आपको समझाया और आप मेरे तुरंत ही अगर कमेंट करते हैं तो मुझे तुरंत ही फीडबैक मिल जाएगा, और यही बात अगर मैं आपको लिख के दूं तो आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा। जैसे हम किसी को लेटर लिखें, किसी अधिकारी को लेटर लिख के दें तो उसमें इतना जल्दी फीडबैक नहीं मिलेगा। आजकल क्या है कि जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया, हमने लिख के पेपर दिए। ठीक। हमने लिख के पेपर दिए, अपलोड कर दिए, हमें तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिला ना। हमें जो ईमेल पे हमारे रिस्पॉन्स आता था वो तो हमें तुरंत नहीं मिलता था, आधे 1 घंटे 2 घंटे इतने लेट आता था। पर ठीक है ना, तो इसलिए ये मौखिक के अपेक्षा कम है, नहीं उतनी जल्द नहीं मिलती। ठीक। लिखित संप्रेषण ज्ञान और स्रोत को व्यवस्थित करने में सहायता है। ठीक। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ईमेल आदि लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं। इसकी लाभ क्या होती है, ये स्थायी होती है, इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है भविष्य में, ज्ञान भाषा अर्थ आदि के स्तरों में वृद्धि हो सकती है इससे। सीमाएं क्या है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलती इसमें। ठीक। शिक्षित लोगों तक इसकी पहुँच है, इतनी पहुँच है। ठीक। अब चुनौतियाँ क्या है, हमारी कुछ चुनौतियाँ हैं। संप्रेषण की कुछ चुनौतियाँ होता है, जैसे यांत्रिक यानी मशीनों का, अर्थगत होता है, भौतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है ना। हम जब भी निम्नलिखित में से 6 श्रेणियों में इसको बांट के हम इन 6 चुनौतियों के विषय में पढ़ते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक। प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार अलग अलग होता है, यानी हम दोनों, मेरा और आपका व्यवहार एक जैसा तो नहीं है ना, एक जैसा तो हम सोच नहीं सकते, एक जैसा व्यवहार कर नहीं सकते। ठीक। इसलिए वह प्राप्त संकेत की व्याख्या अपने पूर्व के अनुभव, जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ वो आप उसके विषय में क्या सोचोगे और मैं उसके विषय में क्या सोचूंगा, ये तो अलग ही अलग है ना। ठीक। इसलिए लोगों की मनोवृत्ति अभिमत मूल्य प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, यही है कि मनोवैज्ञानिक जो हमारी जो सोचने की है, जो हम साइकोलॉजी है, वो अलग अलग होते हैं सबके, तो वो अलग अलग रूप से संकेतों को सोचते हैं और इसी से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण ले लीजिए, कई बार देखा गया है कि संकेत कहाँ पहुँचाना चाहते हैं वह संदेश दूसरा पक्ष उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाता, जैसे में संकेत रूप बदल जाता है, कहा कुछ है ग्रहण कुछ और। जैसा कि हम बता देते हैं, जैसे मैंने आपको एक बात बोल दिया,
चांदनी चौक में चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाचू को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, अगर मैं आपको यही धीमे बोलूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अगर मैं आपको यही लेट बोलूँगा तो आपको बिल्कुल मतलब तेज़ बोलूँगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं यही बात दो व्यक्ति के सामने अगर मैं बोल दूँ ये तेज़ी से तो एक व्यक्ति समझ जाएगा, हाँ, और वो इस बात को बिल्कुल रिपीट कर देगा। ठीक, और एक को समझने में समय लगेगा कि इसने बोला क्या है, चंदू चाचा क्या मतलब क्या है। ठीक है ना, तो यही होता है इसमें, उदाहरण के लिए खाइए। एंड सेकंड हमारा होता है यांत्रिक। यांत्रिक चुनौती को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, शारीरिक अक्षमता के रूप में, जो बच्चे जो विद्यार्थी अक्षमता होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षमता, यानी जिनका कान सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम है वो। और एक होता है मशीनी खराबी होने पर संप्रेषण में बाधा। ठीक है ना, हमारी बात श्रव्य दृश्य इंद्रियों के जो यंत्र है वो प्रभाव रूप से ढंग से हमारी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। ठीक, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कई बार आवाज़ साफ नहीं निकलती। हम जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, जो बड़ी राह होती है ना, बड़ी राह, ठीक, उसको हम रा बोल देते हैं या कभी कभी रा बोल देते हैं। ठीक, ये होते हैं शब्द में थोड़ी सी उच्चारण में गलतियाँ करना। जैसा तुतला हाथ। ठीक, ये सब एक यांत्रिक चुनौतियों के अंतर्गत देखने को होता है। तीसरा पॉइंट हमारा था अर्थगत, यानी हम जिस बात यदि संदेश अस्पष्ट असंगत है तो, यानी किसी विषय से संपर्क नहीं करता, फिर श्रोताओं के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो भी प्रभावी संप्रेषण में बाधा उपस्थित होती है। संप्रेषण में अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बिना अर्थहीन बातों को किसी के सामने रखेंगे तो अगला बंदा तो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि वो बेमतलब की बातें हैं, बेमतलब के संदेश हैं। इसलिए हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए हमारी बातें, हमारी संदेश। जैसा कि उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाओं के कुछ शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हिंदी में हम बोल सकते हैं कहाँ जा रहा है, वही हम मैथिली में अगर बात करें तो जैसा हम हरियाणवी में बात करें या पंजाबी में कित्थे कित्थे जा रहे हैं। ठीक, और यही हम अगर मैथिली में बात करें तो कहाँ जाए छी, ये मतलब कुछ भी है, दादा किन्ने जाए छो, ऐसे ही कुछ बंगाली में बात हुआ। और कुछ भौतिक चुनौतियाँ इसके अंतर्गत वक्ता और ग्रहणकर्ता के बीच की भौतिक दूरियाँ। अगर मैं और आप में अंतर कितना है, आप ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो, ठीक है ना, ये बस इतनी सी दूरियाँ लेकर अंतराल तक को ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको यही बात अगर सामने बैठ के समझाऊं और पर आप मेरे से दूर हो, मैं अपनी बात अगर मैं 1 किलो दूर में अपने बंदे मेरे से जो 1 किलो दूर बंदा होगा, उदाहरण से लिए यहाँ सुनिए ना, दूर खड़ा व्यक्ति पास खड़े व्यक्ति की अपेक्षा कम सुन पाएगा। जैसा जो मेरे पास होगा वो मेरी बातों को अच्छे से समझेगा और जो दूर होगा मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझेगा। बस यही होती है भौतिक चुनौतियाँ। भाषिक चुनौतियाँ होती हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है। कंप्यूटर से भाषा का मशीनी अनुवाद ठीक ना होने के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आप देखोगे कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ शब्दों की मिस्टेक हो जाती है। जैसा जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं उसके नीचे ये मात्रा डाल देते तो उसका अर्थ हो जाता है कि वो जैसा शाह है तो वो आधा शाह हो जाता है। ठीक है ना, ये और मशीनी ने ऐसे ही अनुवादों का भी गलत प्रयोग किया है। जैसा हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, हमारे देश में विभिन्न भाषी लोगों के बीच भाषिक अंतर के कारण भी संप्रेषण में कठिनाई आती है। जैसा हमारे देश में विभिन्नता वाला देश आपको पता है, जैसा कि हमारे देश में कोई कन्नड़ नीचे कन्नड़ कम तमिल बोलता है तो कोई ऊपर खड़ी बोली हरियाणवी पंजाबी गुजराती मराठी ये सब बोलते हैं, जिनके शब्द भी अलग होते हैं, भाषा भी अलग होता है। तो ये भाषा चुनौती होती है ये। एंड हमारा नेक्स्ट चुनौती हो जाएगा सांस्कृतिक चुनौतियाँ। आपको पता है कि समाज एक जैसा तो है नहीं, सब समाज की संस्कृति सब अलग अलग तरह की है। किसी की संस्कृति जैसा कि यहाँ भाषा समाज की भाषा का जनक होता है, ठीक है ना,
सांस्कृतिक समाज और भाषा का गहन एवं आंतरिक संबंध है, यानी इन जो संस्कृत है और समाज और भाषा का गहन संबंध होता है आपसी में। भाषा व्यक्तिगत साधन है और संस्कृत समाज का आधार है, इसके आधार है, ठीक है ना। सबका संस्कृत अलग अलग होगा, कोई अपनी संस्कृत को बढ़ा चढ़ा कर कहेगा तो कोई अपनी संस्कृत के बारे में बुरा नहीं सुनेगा। तो ये संस्कृत चुनौतियाँ होती है। तो ये थी चुनौतियाँ, कुछ संप्रेषण की चुनौतियाँ। और आप अगले वीडियो में आपको मैं सेकंड चैप्टर आपको करवाऊँगा। आई होप कि आपको यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया हो। और आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने में कॉपी में उतारिए, जिससे आपको और आसानी से आपको समझ आए। तो आज के लिए बस इतना ही।